अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपनी बुक देख लिए। आपकी बुक का नाम है सोशल प्लानिट, क्लास 8 की एसएसटी की बुक है आपकी ये। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको हम इसका कंटेंट दिखा देते हैं, ठीक है। तो कंटेंट ओपन कर लिए और सिलेबस मार्क कर लिए। सबसे पहले आप इसका कंटेंट ओपन करिए और देखिए हमने इसका सिलेबस ऑलरेडी मार्क करा रखा है आपको। पिछली बार हमने बता दिया था। पिछली बार जब हमने आपको पढ़ाया था तो इसमें हिस्ट्री में पढ़ाया था चैप्टर नंबर 8 और बताया था चैप्टर नंबर 8 और 10 यही आपका एनुअल का सिलेबस है, ठीक है। हिस्ट्री के अंदर, ज्योग्राफी के अंदर हमने बताया था, ज्योग्राफी के अंदर चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 ये दो चैप्टर आपके ज्योग्राफी में हैं, ठीक है। फिर हमने बताया था सिविक्स में कि सिविक्स में आपके दो चैप्टर हैं, चैप्टर 7 और 9 जो आपको पढ़ने हैं। तो हमने पिछली बार जो पढ़ा था वो पढ़ा था हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8, 11 और 12 और 13 यानी 3 पार्ट में। हमारा चैप्टर नंबर 10 ये बाकी रह गया है अभी। ज्योग्राफी आज पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 ज्योग्राफी का इंडस्ट्रीज़। क्या नाम है चैप्टर का नाम? चैप्टर का नाम है इंडस्ट्रीज़, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लिए पार्ट नंबर 9। यहाँ पर क्या स्टार्ट होगा? पार्ट नंबर 9 स्टार्ट होगा, इसलिए हमने यहाँ पर पार्ट नंबर 9 लिख लिया है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 इंडस्ट्रीज़। पेज नंबर 128 पर है। तो सबसे पहले आप पेज नंबर 128 ओपन कर लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। पेज नंबर 128। चलिए पेज नंबर 128 ओपन कर लिए स्टूडेंट्स। और यहाँ देखिए ये है हमारा पेज नंबर 128। चैप्टर का नाम है इंडस्ट्रीज़, ठीक है। पार्ट नंबर कौन सा होगा हमारा? पार्ट नंबर 9। और डेट होगी हमारी किस दिन की? जिस दिन ये पार्ट 9 अपलोड होगा उस दिन की यहाँ पर आपको डेट मेंशन करनी है। पार्ट कौन सा है यहाँ पर दिखा देते हैं। पिछले चैप्टर में कौन सा पार्ट ख़त्म हुआ था ये देख लिया आप। देखिए पीछे देखिए, यहाँ पर हमने आपको पिछली बार जब चैप्टर पढ़ाया था तो हमने 2 पार्ट में कराया था। देखिए यहाँ पर पार्ट 7 कंप्लीट हुआ था, पार्ट 8 स्टार्ट हुआ था, फिर पार्ट 8 में हमारा चैप्टर पूरा खत्म हो गया था। तो यहाँ पर हमारा पार्ट कौन सा होना चाहिए? पार्ट 9, जो कि हमने यहाँ पर लिख रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स रीड। यू हैव ऑलरेडी रीड दैट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ कम अंडर सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ये कह रहे हैं आपने ये पहले से पढ़ रखा है कि जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो हमारे किस में आती हैं? सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आती हैं। क्या? सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में सारी ये वाली इंडस्ट्रीज़ आती हैं। कौन सी इंडस्ट्रीज़? जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं। इन सेकेंडरी एक्टिविटीज़ रॉ मटेरियल्स आर चेंज सो दैट मोर वैल्यू इज़ एडेड टू देम फॉर ह्यूमन यूज़। ये कह रहे हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में क्या होता है? क्या सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में क्या होता है? सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में रॉ मटेरियल जो होते हैं हमारे वो चेंज कर दिए जाते हैं मोर वैल्यू में, सो दैट मोर वैल्यू इज़ एडेड टू देम फॉर ह्यूमन यूज़। कि उसमें हम उसमें मोर वैल्यू ऐड कर दें और चीज़ें उसमें हम ऐड कर दें और बेहतर बना दें कि हम उसे ह्यूमन यूज़ के लिए लायक बना दें। मतलब जो हमारे रॉ मटेरियल होते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में क्या होता है? जो हमारे रॉ मटेरियल होते हैं उसे इस तरह से चेंज किया जाता है, उसे फिनिश प्रोडक्ट बनाया जाता है जिससे जो है इंसान उसे इस्तेमाल कर पाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वुड विच इज़ रॉ मटेरियल इज़ गिवन मोर वैल्यू बाई चेंजिंग इट इनटू पेपर। जैसे कि एक लकड़ी होती है बच्चों, लकड़ी क्या है? वो हमारा रॉ मटेरियल हुआ, मगर हम उसे और वैल्यू दे देंगे जब हम उसे पेपर में बना देंगे, ठीक है। पेपर बना देते हैं हम, लकड़ी से तो बनता है पेपर। सो पेपर मैन्युफैक्चरिंग इज़ अ टाइप ऑफ इंडस्ट्री। तो पेपर मैन्युफैक्चरिंग क्या है? ये भी एक तरह की क्या है? इंडस्ट्री है। इन सम इंडस्ट्रीज़ नो फिजिकल गुड्स आर मैन्युफैक्चर। क्या? मैन्युफैक्चरिंग। ये कह रहे हैं अगर हम कुछ इंडस्ट्रीज़ की बात करें कोई फिजिकल गुड्स उसमें मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है। इंस्टीड सम सर्विस आर प्रोवाइडेड। उसके अलावा कुछ सर्विसेज उसमें प्रोवाइड की जाती हैं। जैसे यहाँ पर है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड और मिनरल आर एक्सट्रैक्टेड इन सम सर्विसेज इज़ कॉल्ड इंडस्ट्रीज़। ये कह रहे हैं एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच गुड्स आर मैन्युफैक्चर और मिनरल्स आर एक्सट्रैक्टेड और सम सर्विसेज इज़ कॉल्ड एन इंडस्ट्री। ये कह रहे हैं कोई ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जिसमें हमारा गुड्स मैन्युफैक्चर किया जा रहा हो, मिनरल निकाला जा रहा हो या इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हो तो उसे हम कहते हैं इंडस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल एन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। जैसे कि आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ है हमारी। आयरन एंड स्टील आर द मैन्युफैक्चर्ड। उसमें क्या होता है? आयरन और स्टील हमारा मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है। इन कोल इंडस्ट्री कोल इज़ एक्सट्रैक्टेड। और कोल इंडस्ट्री में क्या होता है? कोल निकाला जाता है। इन टूरिस्ट इंडस्ट्री आ सर्विस इज़ प्रोवाइडेड। और टूरिस्ट इंडस्ट्री में क्या होता है? सर्विस प्रोवाइड की जाती है। मतलब ज़रूरी नहीं है इंडस्ट्री का मतलब यही है कि वहाँ पर सिर्फ इंडस्ट्री में कुछ बन के निकल रहा है, ठीक है। अलग अलग काम होते हैं वहाँ पर। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ के हम टाइप्स पढ़ेंगे कि कितने तरह की इंडस्ट्रीज़ होती हैं। तो यहाँ पर पहले देखिए द इंडस्ट्रीज़ कैन बी क्लासिफाइड इनटू सेवरल वेज लाइक एज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ पेस्टोरल एक्सेट्रा। क्या? इंडस्ट्रीज़ ये कह रहे हैं कई तरह से हम कई तरीके से बांट सकते हैं। अलग अलग तरीके से हम इंडस्ट्रीज़ को भी, इंडस्ट्रीज़ के डिवाइड करने के तरीके भी अलग हैं और फिर डिवाइड करेंगे तो उसमें तो इंडस्ट्रीज़ अलग अलग आई जाएंगी। तो डिवाइड करने के तरीके ये हैं जैसे कि रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल के हिसाब से भी हमारी अलग अलग इंडस्ट्री होती हैं।
फिर साइज़ के हिसाब से भी अलग अलग इंडस्ट्री होती है, कोई ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री है, कोई छोटी इंडस्ट्री है, कोई मीडियम साइज़ की इंडस्ट्री है, ठीक है, तो साइज़ के हिसाब से भी हुई। ओनरशिप के हिसाब से भी अलग अलग इंडस्ट्रीज़ होती हैं, हो सकता है किसी कोई प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हो, कोई नॉर्मल इंसान कोई मालिक हो, कोई गवर्नमेंटल हो, ठीक है, कोई हमारी पब्लिक सेक्टर हो, अलग अलग ओनर के हिसाब से भी क्या होती है, अलग अलग ओनर के हिसाब से भी क्या होती है, इंडस्ट्रीज़ होती हैं, मतलब कौन मालिक है उसका, मालिक के हिसाब से भी। ऑन द बेसिस ऑफ पेस्टोरल, पेस्टोरल के हिसाब से भी हमारी इंडस्ट्रीज़ अलग अलग होती हैं। पहले है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, हम रॉ मटेरियल्स के हिसाब से हम पढ़ेंगे कि कितने तरह की हमारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल हमारी कितने तरह की होती हैं, 4 टाइप्स की। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन ऑफ रॉ मटेरियल यूज बाय देम। ये कह रहे हैं 4 तरह की इंडस्ट्रीज़ होती है, किसके हिसाब से, कि रॉ मटेरियल जो है उस इंडस्ट्री के हिसाब से, मतलब जो इंडस्ट्री किस तरीके का रॉ मटेरियल यूज़ कर रही है उस हिसाब से, उसके ओरिजिन के हिसाब से कि वो कहाँ से मिल रहा है। क्या, अगर मैं बात करूं, हमारी इंडस्ट्री 4 हिस्सों में डिवाइड होती है, किस बेसिस पर, किस बात से 4 हिस्सों में डिवाइड हो गई वो, कि वो कौन सी चीज़ से, कहाँ से उसे मिनरल मिल रहा है, सॉरी कहाँ से उसे क्या मिल रहा है, रॉ मटेरियल मिल रहा है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड कहाँ से हो रहा है, इसके बेसिस पर ही 4 तरीक़ों से, पहला एग्रो बेस, फिर मिनरल बेस, उसके बाद यहाँ पर फॉरेस्ट बेस और यहाँ नीचे पेस्टोरल बेस इंडस्ट्री। पहला है एग्रो बेस इंडस्ट्री। एग्रो बेस इंडस्ट्रीज़ को एग्रो बेस इंडस्ट्री क्यों कहा गया, तो इंडस्ट्रीज विच यूज़ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आर एज द रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स आर नोन एज एग्रो बेस इंडस्ट्रीज़। ये कह रहे हैं वो इंडस्ट्री जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यूज़ करती है, खेती बाड़ी वाला प्रोडक्ट यूज़ करती है रॉ मटेरियल के तौर पर, यानी अपनी इंडस्ट्रीज़ में जो रॉ मटेरियल यूज़ करती है वो एग्रीकल्चर वाला मटेरियल होता है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, जैसे कि गुड्स मैन्युफैक्चर करने के लिए तो हम उसे कहते हैं एग्रो बेस इंडस्ट्रीज़। जैसे कि शुगर केन है यानी गन्ना, कॉफ़ी है, जूट है, टी है, कॉटन है, ये सब क्या है, हमारा खेती बाड़ी से मिलता है, एग्रीकल्चर से मिलता है। तो ये सारे सामान यूज़ करके, अगर कोई एग्रीकल्चर के सामान यूज़ करके, जो एग्रो बेस इंडस्ट्रीज़ हैं क्या करती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को यूज़ करके क्या करती है, सामान बनाती है, प्रोडक्ट बनाती है, तो उसे हम कहते हैं एग्रो बेस इंडस्ट्रीज़। तो हम कह रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब रॉ मटेरियल के बेसिस पर कि वो कहाँ से मिल रहा है। अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से मिल रहा है तो हम उसे कहेंगे एग्रो बेस इंडस्ट्रीज़। ऐसे आ गया मिनरल बेस इंडस्ट्रीज़। मिनरल बेस इंडस्ट्रीज़ में क्या है, इंडस्ट्रीज़ विच यूज़ डिफरेंट मिनरल फॉर मैन्युफैक्चरिंग गुड इज़ नोन एज मिनरल बेस इंडस्ट्रीज़। वो इंडस्ट्रीज़ जो कि अलग अलग डिफरेंट मिनरल यूज़ करती हो सामान बनाने के लिए, गुड्स मैन्युफैक्चर करने के लिए, उसे हम कहते हैं मिनरल बेस इंडस्ट्रीज़, ठीक है। जैसे यहाँ पर है, एट टाइम्स दे एस्टेब्लिश देमसेल्फ नियर द माइनिंग साइट्स टू मिनिमाइज द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। ये कह रहे हैं ज़्यादातर क्या होता है, जहाँ पर माइनिंग साइट होती है, जहाँ पर माइनिंग की जाती है, जहाँ से मिनरल निकाला जाता है, वहीं पर जो है इंडस्ट्री खोल दी जाती है उसकी, कि ट्रांसपोर्ट का पैसा ज़्यादा, मतलब इधर से उधर सामान ले जाने में और मिनरल निकाल के जो इधर से उधर ले जा रहे हैं, अब इंडस्ट्री तक ले जाएंगे तो उसका भी पैसा लगेगा, तो इसलिए ज़्यादातर लोग माइनिंग सेंटर के पास ही क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज़ खोल लेते हैं, मिनरल बेस इंडस्ट्रीज जो होती हैं। These industries use various metallic and non-metallic minerals such as gold, copper, iron और etc. ये जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं इसमें जो प्रोडक्ट यूज़ होता है क्या करने के लिए, फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए, मोर वैल्यूज़ देने के लिए, वो कौन सा प्रोडक्ट होता है, जैसे कि मेटल और नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं, जैसे कि गोल्ड, कॉपर, आयरन और एक्सेट्रा। फिर है यहाँ पर फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ वो है जो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट यूज़ करती है अपनी इंडस्ट्रीज चलाने के लिए, ठीक है। दीज आर द इंडस्ट्रीज़ विच यूज़ द फॉरेस्ट बेस्ड मटेरियल फॉर प्रोडक्शन, ठीक है। वही कह रहे हैं ये फॉरेस्ट बेस्ड मटेरियल यूज़ करते हो, ठीक है। जैसे पेपर है, पल्प है, तार है, गम है, एंड रेजिन्स है एक्सेट्रा आर सम ऑफ द रॉ मटेरियल यूज बाई दीज इंडस्ट्रीज़। यही जो है कुछ रॉ मटेरियल हैं जो कि इस फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ यूज़ करती है। किसके लिए, रॉ मटेरियल किस लिए ये वाले यूज़ करती है, फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए। जैसे अगर मैं बात करूं, आपके घर पे कोई लकड़ी का, हमारे घर पे जो हम ये पेपर है बच्चों, ये भी पेड़ से ही मिला है, लकड़ी से ही मिला है, ये पेड़ से, तो ये पहले इंडस्ट्री में बनाया गया होगा। तो वो कौन सी इंडस्ट्री में बनाया गया होगा, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री में बनाया गया होगा, क्योंकि फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ वो होती है जो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट यूज़ करके सामान बनाती है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ वो होती हैं जो मिनरल यूज़ करके बनाती है, माइनिंग से जो खोद कर निकाला जाता है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ वो होती है जो एग्रीकल्चर के सामान यूज़ करती है, ठीक है। पेस्टोरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ क्या होती है, दीज इंडस्ट्रीज़ विच आर डिपेंड अपॉन द एनिमल फॉर रॉ मटेरियल आर कॉल्ड द पेस्टोरल इंडस्ट्रीज़। पेस्टोरल इंडस्ट्रीज़ उसे कहते हैं जो कि रॉ मटेरियल के लिए रॉ मटेरियल के लिए जानवरों पर डिपेंड होती है, उसे हम कहते हैं पेस्टोरल इंडस्ट्रीज। जैसे कि मिल्क है, मीट है, स्किन है, वूल है, एक्सेट्रा है, ये सब हमें जानवरों से मिलता है। तो जब ये वाले रॉ मटेरियल यूज़ करके कोई इंडस्ट्रीज़ में काम करता हो तो उस इंडस्ट्रीज़ को हम कह देते हैं पेस्टोरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़, ठीक है। आर द मटेरियल अपॉन विच दीज इंडस्ट्रीज़ आर डिपेंडेंट, और यही हमारे सारे मटेरियल हैं जिस पे ये इंडस्ट्रीज़ डिपेंड होती है, जैसे मिल्क, मीट, स्किन, वूल एक्सेट्रा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज नंबर 129 टॉप पर देखिए,
सेकंड हमारा ऑन द बेसिस ऑफ साइज़। अब साइज़ के हिसाब से भी हमारी अलग अलग इंडस्ट्रीज़ डिवाइड करी गई हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ होती हैं साइज़ के हिसाब से, ठीक है, कि साइज़ क्या है इंडस्ट्रीज़ का उसके हिसाब से। द साइज़ रेफर टू द नंबर ऑफ लेबरर्स एम्प्लॉयड एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड ऑन द बेसिस देयर आर 3 टाइप्स। ये कह रहे हैं साइज़ का मतलब ये है, ये नहीं कि साइज़ कंपनी कितनी बड़ी, इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, इसका मतलब ये है कितने ज़्यादा नंबर ऑफ लेबर वहाँ पर काम कर रहे हैं और कितना ज़्यादा पैसा उसमें खर्च हो रहा है उस इंडस्ट्री में, तो उसे हम कह देंगे कि वो साइज़ के हिसाब से डिवाइड है। हो सकता है 500 गज़ की ज़मीन है और सिर्फ उसमें 100 लेबर काम कर रहे हो सकता है 200 गज़ की ज़मीन है उसमें 500 लेबर काम कर रहे हो, तो लेबर कितने उसमें काम कर रहे हैं और कितना पैसा खर्च हो रहा है ये डिसाइड करेगा कि कितनी बड़ी क्या है इंडस्ट्री है। तो यहाँ पर है पहला लार्ज स्केल इंडस्ट्री, उसके बाद दूसरा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, तीसरा कॉटेज इंडस्ट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्री में क्या होता है, एम्प्लॉय वेरी लार्ज नंबर ऑफ लेबर्स। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एम्प्लॉय वेरी लार्ज नंबर ऑफ लेबर्स, इसमें बहुत ज़्यादा नंबर में लेबर होते हैं, बहुत ज़्यादा लेबर काम करते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मजदूर होते हैं। द कैपिटल नीडेड फॉर सेटिंग अप द फैक्ट्री मशीन्स एंड फॉर द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इज़ ह्यूज। इसमें जो कैपिटल नीड होता है मतलब जो इसमें पैसा है यानी इसमें जो खर्चा आता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी बहुत ज़्यादा लगता है, जैसे कि फैक्ट्री को सेटिंग अप करने में, उसकी मशीन सही करने में, ठीक है, रॉ मटेरियल ख़रीदने में, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है लार्ज स्केल इंडस्ट्री में। द एग्जाम्पल आर आयरन एंड स्टील मिल, कॉटन टेक्सटाइल मिल और ऑटोमोबाइल्स मिल। जैसे इसकी एग्जांपल हैं आयरन और स्टील मिल की, कॉटन टेक्सटाइल मिल या ऑटोमोबाइल मिल, ये किस में आती है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा मशीन को बार बार सही कराना होता है, उसके लिए पैसा चाहिए होता है, जो लेबर काम कर रही है उसके लिए पैसा चाहिए होता है, तो वो कौन सी हो जाती है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अब हम बात करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ एम्प्लॉय आर रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ वर्कर। जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसमें जो है स्मॉल नंबर ऑफ वर्कर्स काम करते हैं, ठीक है, एंड द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज़ ऑल्सो लेस, और इसमें पैसा भी कम खर्च होता है, ठीक है। द एग्जाम्पल आर राइस मिल्स, ब्रेवरीज, फ्लोर मिल्स एक्सेट्रा। जैसे कि हमारी राइस मिल होती हैं, ब्रेवरीज होती हैं, फ्लोर मिल्स होती हैं, ये सब हमारे क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आती हैं, ठीक है। फ्लोर मिल्स वही जो आटे की होती है फैक्ट्री जहाँ से हमारे आटे की बोरियाँ पैक हो के आती हैं, ठीक है, ये सब किस में आती हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। फिर आए हमारा कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्रीज़ आर मोस्टली लोकेटेड इन रूरल एरियाज़ और इन स्मॉल टाउन्स। जो कॉटन इंडस्ट्रीज़ होती है बच्चों, जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो छोटे एरियाज़ में होती है और छोटे छोटे टाउन्स में या गाँव में पाई जाती है। इन सच इंडस्ट्रीज़ द स्किल आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन वर्क विद वुड, कैन, आइवरी, स्टोन, ब्रास एक्सेट्रा। क्या होता है इस इंडस्ट्रीज़ में, जो स्किल आर्टिसंस होते हैं, जो क्राफ्ट पर्सनस होते हैं, वो लोग लकड़ियों से, केन से, आइवरी से, पत्थरों से, स्टोन से, ब्रास के मटेरियल होते हैं, इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करके अपने घर में ही क्या करते हैं, सामान बनाते हैं एक्सेट्रा। द इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज़ ऑल्सो वेरी लो, और इसमें पैसा भी बहुत कम खर्च होता है। जैसे यहाँ पर देखिए कॉटन इंडस्ट्री है, यहाँ पर एक औरत जो है लकड़ी की जो छाल होती है, जो हमारी खाल टाइप की होती है, जिसे हम कहते हैं बांस की जो फांस होती है, ठीक है, उससे जो है यहाँ पर चटाई, जैसे हम मैट कहते हैं, जो हमारे घर में बिछती है, वो बुन रही हैं, ठीक है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में क्या होता है, औरतें अपने घर में ही जो है इधर उधर के सामान यूज़ करके, केन यूज़ करके, लकड़ी यूज़ करके कुछ भी बनाती हैं, उसे हम कहते हैं कॉटेज इंडस्ट्री, ठीक है। फिर आया हमारा यहाँ पर पिक्चर दिख रही है, देखिए लार्ज स्केल इंडस्ट्री में कितने ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में बस 4-5 ही लोग नज़र आ रहे हैं। कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में क्या है, अपने घरों में भी हम ऐसे काम जो करते हैं उसे हम कॉटेज इंडस्ट्रीज़ कह देते हैं। अब आया, ये तो हमारा हो गया साइज़ के हिसाब से। अब आया हमारा ऑन द बेसिस ऑफ साइज़। यहाँ पर हमारा साइज़ नहीं होगा, ऑन द बेसिस ऑफ क्या होगा, यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ क्या होगा, यहाँ पर साइज़ नहीं होगा। मैंने क्या बताया था, ऑनरशिप, तो यहाँ पर आएगा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ये यहाँ पर साइज़ लिख दिया है, ये साइज़ की जगह यहाँ पर कर दिए ओनरशिप। क्या, ओनरशिप, तो यहाँ पर कर दिए ओनरशिप, मतलब मालिक कौन है उसके हिसाब से हमारी इंडस्ट्रीज़ डिवाइड हैं, ठीक है। यहाँ पर है दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, सबसे ज़्यादा अगर हम क्लासीफाई करते हैं तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। दो देयर आर मैनी वेज ऑफ डूइंग इट बट वी विल टेक द फॉलोइंग 4 टाइप्स। ये कह रहे हैं इसे करने के कई तरीके हैं मगर हम 4 तरीक़ों से बांटते हैं ओनरशिप के हिसाब से कि मालिक कौन है, तो मालिक जो है उसके हिसाब से हम 4 तरीक़ों से इंडस्ट्रीज़ को रखते हैं। जैसे हमारा है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़, उसके बाद जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़। यहाँ पर देखिए पहला है हमारा प्राइवेट सेक्टर, उसके बाद पब्लिक सेक्टर, उसके बाद जॉइंट सेक्टर, और नेक्स्ट पेज पे है हमारा यहाँ पर कोऑपरेटिव सेक्टर, ठीक है। ये 4 हिस्सों में 4 तरीक़ों से डिवाइड है। पहला क्या है हमारा, यहाँ पर पहला है हमारा प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसमें क्या है, इंडस्ट्रीज़ विच आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल आर कॉल्ड प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़।
देखो बच्चों, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ वो होती है चाहे कोई भी आदमी अकेला हो या उसके साथ कोई ग्रुप हो, ठीक है। यानी बिजनेस, जैसे अगर मैं बात करूँ, पार्टनर्स भी होते हैं। हो सकता है कोई कंपनी का मालिक अकेला हो सकता है कोई कंपनी का मालिक 5 हों, 4 हों, 2 हों, ठीक है, पार्टनरशिप में। तो ये कह रहे हैं प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ वो होती हैं जिसका कोई भी, जो कि उसका मालिक या वो चलाई जिसके ज़रिए जारी हो, वो कोई एक इंडिविजुअल हो या कोई ग्रुप हो, कोई भी एक नॉर्मल इंसान जो होगा पब्लिक, उसे हम कहते हैं प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़, ठीक है। जैसे कि रिलायंस है, टाटा है, इन्फोसिस है, एक्सेट्रा, ये हमारी प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ में आती हैं। पब्लिक सेक्टर में क्या है? पब्लिक सेक्टर में क्या होता है? इंडस्ट्रीज़ विच आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट आर कॉल्ड पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ वो होती हैं जो कि गवर्नमेंट उसकी मालिक होती है, जो कि गवर्नमेंट ने खुलवाई होती हैं इंडस्ट्रीज़, उसे हम कह देंगे पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ कौन सी होती हैं? जो नॉर्मल पीपल होते हैं, कोई भी एक इंसान या 2 इंसान या ग्रुप हो पूरा, वो चला रहा हो तो उसे हम प्राइवेट सेक्टर कह देंगे। और अगर कोई गवर्नमेंट के जरिए चलाई जा रही हो इंडस्ट्रीज़, उसे हम कह देंगे पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़। जैसे यहाँ पर दिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल, SAIL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी NTPC, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL, एक्सेट्रा। ये सब क्या है? एग्जाम्पल है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ की, जो कि गवर्नमेंट चलाती है, जिसकी मालिक कौन है? गवर्नमेंट है। इसलिए ओनरशिप के हिसाब से बता रहे हैं। जिसका मालिक अगर कोई नॉर्मल इंसान हो, कोई भी ग्रुप हो, उसे हम कहते हैं प्राइवेट सेक्टर। कोई अगर गवर्नमेंट चला रही हो, गवर्नमेंट उसकी मालिक हो, तो उसे हम कह देंगे पब्लिक सेक्टर। फिर आया ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़। ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है? इंडस्ट्रीज़ विच आर जॉइंटली ओन्ड, ONEDA एक साथ है, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल आर कॉल्ड ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़। ये कह रहे हैं ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिसमें गवर्नमेंट के साथ साथ कोई इंसान भी जुड़ा हुआ हो, कोई नॉर्मल इंसान, कोई इंडिविजुअल हो या ग्रुप हो, वो भी जुड़ा हो, यानी अकेली गवर्नमेंट उसमें मालिक ना हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर मारुति उद्योग लिमिटेड इज़ अ गुड एग्जाम्पल। जैसे ये मारुति उद्योग लिमिटेड एक एग्जाम्पल है इसकी, ठीक है। एज इट इज़ पार्शियली ओन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पार्शियली बाय सुजुकी मोटर ऑफ जापान। जैसे कि आधी जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मालिक है इसकी, और आधी कंपनी की मालिक जो है सुजुकी मोटर ऑफ जापान जो है वो इसकी मालिक है, ठीक है। मतलब अकेली ये इसकी मालिक नहीं है। तो ऐसी हम कहते हैं ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़, जो कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों, जैसे अलग प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में अलग अलग थे। पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट मालिक होती है, प्राइवेट सेक्टर में लोग बाग होते हैं। तो जॉइंट सेक्टर में क्या होता है? दोनों सेक्टर के लोग आ जाते हैं, यानी गवर्नमेंट भी हो और नॉर्मल इंसान भी हो, दोनों मिलकर अगर चला रहे हो तो उसे हम कह देते हैं जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़। फिर पेज नंबर 130, नेक्स्ट पेज पर देखिए। यहाँ पर हमारा कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव सेक्टर में क्या होता है? कोऑपरेटिव कंपनी इज़ ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्रोड्यूसर और सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड और बाय वर्कर। ये कह रहे हैं कोऑपरेटिव कंपनी जो है हमारी कैसे चलती हैं? वो ओन्ड होती हैं, मतलब उसके मालिक कौन होते हैं? मालिक होते हैं, यानी ओन्ड की जाती है। एंड ऑपरेटेड बाय प्रोड्यूसर और सप्लायर्स, वो हमारे प्रोड्यूसर और सप्लायर के ज़रिए ऑपरेट की जाती है, जो कि रॉ मटेरियल के प्रोड्यूसर भी वही होते हैं, सप्लायर भी वही होते हैं, या उसमें वर्कर जो होते हैं वही कोऑपरेटिव सेक्टर्स में चला रहे होते हैं। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जैसे अमूल, आपने सुना होगा अमूल की डेयरी, अमूल का बटर, अमूल की लस्सी, अमूल का जो दूध आता है, ठीक है। ये बहुत सारे अमूल के ऐसे प्रोडक्ट आ रहे हैं। तो अमूल जो है पहले क्या था? मक्खन आता था। तो इसी तरह से अमूल जो है नॉर्मल इंसान है, उसमें नॉर्मल इंसान ये नहीं कहना कि मतलब इंसान है, सभी इंसान हैं, ठीक है। मगर आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड जो है, जैसे कि शुद्ध घी है और लिज्जत पापड़ है, एक्सेट्रा, एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव कंपनीज़। ये सारी क्या है? कोऑपरेटिव कंपनीज़ की एग्जाम्पल हैं। क्यों? कोऑपरेटिव कंपनीज़ में क्या होता है? खुद ही काम करने वाले ही क्या होते हैं? वही अपनी इंडस्ट्री चला रहे हैं। आपने देखा होगा अमूल जो है वो लोग खुद ही जो है उनकी पूरी डेयरी, पहले शुरुआत की अगर इनकी स्टोरी पढ़ेंगे तो इनकी डेयरी थी, फिर इन्होंने मिल्क इधर से उधर बेचना शुरू किया, फिर उसका मटेरियल यूज़ करके खुद ही, मतलब जैसे कि अगर मैं बहुत बड़ी कंपनी खोल लूँ, ठीक है, मैंने खुद बड़ा सा फार्म खरीदा और फार्म में खूब सारी भैंसें पाली, और हमारे घर के लोग ही हैं या हमारे जानने वाली हैं सब, या हम, अब पहले शुरुआत में तो छोटे ही होगा ना, बाद में लोग वर्कर रखते हैं, तो हम ही लोग खुद ही क्या कर रहे हैं? अपने आप ही सारा जो है मिल्क निकाल रहे हैं, और उसके बाद फिर निकालने के बाद उसे सप्लाई भी कर रहे हैं, उसके प्रोडक्ट भी बना रहे हैं, और उसे फिर मार्केट में भेज भी रहे हैं। तो इस तरह की सेक्टर कौन सा कहलाता है? कोऑपरेटिव सेक्टर, ठीक है। जिसमें जो वर्कर होते हैं, जो सप्लायर होते हैं, जो प्रोड्यूसर होते हैं, वही मालिक होते हैं, वही चला रहे होते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ की लोकेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? मतलब लोग बाग क्या देखकर बनाते हैं इंडस्ट्रीज़ कि हमें कहाँ पर बनाना चाहिए, ठीक है, उसकी लोकेशन कैसे रखनी चाहिए, ये कैसी चीज़ें देख कर इंसान, अगर कोई इंसान इंडस्ट्री खोलता है तो ऐसे ही कहीं नहीं खोल देता है कि चलो ये जगह अच्छी है, ये जगह बड़ी इंडस्ट्री खोल दी, नहीं,
उसकी जगह देखनी पड़ती है। अब वो फैक्टर्स क्या क्या हैं यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, पावर, लेबर, लैंड, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट, मार्केट, कम्युनिकेशन, वाटर एक्सेट्रा आर इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। ये सारे जो है हमारे इंडस्ट्री की लोकेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो मैंने अभी बोले यहाँ पर। कौन कौन से? रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी, पावर का होना, लेबर होना, लैंड कैपिटल होना, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होना, मार्केट की मौजूदगी होना, कम्युनिकेशन सिस्टम होना, वाटर होना, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अ प्लेस वेयर ऑल और मोस्ट ऑफ दीज आर प्रेजेंट इज़ आइडल फॉर द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। ये कह रहे हैं वो जगह जहाँ पर ये सारी चीज़ें या इसमें से ज़्यादातर चीज़ें मौजूद हो, वो जगह बहुत बेहतरीन मानी जाती है इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, पहला है रॉ मटेरियल। यहाँ पर पहला क्या था? रॉ मटेरियल। इंडस्ट्रीज टेंड टू लोकेट इटसेल्फ नियर द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। ये कह रहे हैं इंडस्ट्रीज ज़्यादातर कहाँ पर खोलते हैं लोग बाग? वहाँ पर खोलते हैं जहाँ पर हमारा रॉ मटेरियल आराम से मिल जाए। पता चले इराक की कंपनी है और हिंदुस्तान से क्या जा रहा है? रॉ मटेरियल जा रहा है, तो इराक की कंपनी को तो यहाँ से ले जाते इतना पैसा खर्च कर देना पड़ेगा जितना वहाँ पर वो कमा नहीं पाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से हम कह रहे हैं कि रॉ मटेरियल जहाँ पर मौजूद होता है लोग बाग वहीं पर कंपनी खोलते हैं, वहीं पर इंडस्ट्रीज़ खोलते हैं कि वहाँ से इतना पैसा ना लगाना पड़े वो सामान लाने में जितना कि हम कमा ही ना पाएँ। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने अभी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री बताई थी, तो वो लोग क्या करते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में क्या करते हैं, जहाँ पर माइनिंग सेंटर होते हैं, जहाँ पर खुदाई हो रही होती है, जहाँ पर मिनरल निकाले जा रहे होते हैं, वहीं पर वो इंडस्ट्री बना देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर दूर बनाएंगे तो वहाँ से फिर मिनरल लेके जाना, ठीक है, किराया लगना, पैसा लगना, पेट्रोल खर्च होना, गाड़ी, फिर बड़े बड़े ट्रक खरीदना, इस सब चीज़ों में पैसा लगेगा। तो रॉ मटेरियल की मौजूदगी जहाँ पर मौजूद है लोग बाग वहीं पर उसके करीब ही इंडस्ट्री खोलते हैं कि आसानी से वो रॉ मटेरियल मिल जाए। दिस इज़ डन टू सेव ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। ये किस लिए करा जाता है? कि ट्रांसपोर्ट का पैसा खर्च ना हो। दैट दे हैव टू इनकर फॉर ट्रांसपोर्टिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम द माइंस टू देयर इंडस्ट्रीज यूनिट्स। जो कि इनका पैसा किस में लगेगा? जब वो माइनिंग सेंटर से अपने इंडस्ट्रीज़ में ट्रांसपोर्ट करके रॉ मटेरियल पहुंचा रहे होंगे, उसमें पैसा खर्च होगा। इसलिए लोग बाग चाहते हैं कि रॉ मटेरियल जहाँ मौजूद हो वहीं पर हम अपनी इंडस्ट्रीज़ खोलें। ठीक है, अगर दूर खोलेंगे तो पैसा खर्च होगा रॉ मटेरियल को वहाँ से वहाँ ले जाने में। इंडस्ट्रीज यूजिंग हैवी रॉ मटेरियल लाइक वुड्स, कोल एंड आयरन और एक्सेट्रा कम अंडर दिस कैटेगरी। और इस कैटेगरी में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ आती हैं? वो इंडस्ट्रीज़ जैसे कि जो वुड यूज़ करती हो, कोल यूज़ करती हो, आयरन ओर यूज़ करती हो, ठीक है, ये सारी मटेरियल यूज़ करती हो अपने इंडस्ट्री में एज अ रॉ मटेरियल। उसके बाद आया एनर्जी सोर्स। मतलब एनर्जी सोर्स मतलब एनर्जी और पावर इज़ रिक्वायर्ड टू रन द इंडस्ट्रीज। ये करें एनर्जी और पावर ज़रूरत होती है इसकी इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए। पावर इज़ ऑब्टेन आइदर फ्रॉम कन्वेंशनल सोर्स लाइक कोल, पेट्रोलियम और फ्रॉम नॉन कन्वेंशनल सोर्स लाइक वाटर। ये कह रहे हैं पावर जो हमारी कहाँ से मिलती है? या तो फिर कन्वेंशनल सोर्स से, या कन्वेंशनल क्या है ये? कन्वेंशनल सोर्स से, या हमारा नॉन कन्वेंशनल सोर्स। कन्वेंशनल सोर्स हमारा कोल और पेट्रोलियम है और नॉन कन्वेंशनल सोर्स है हमारा वाटर। हैंस मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज टेंड टू लोकेट नियर कोल दीज सोर्स। अब इसीलिए लोग बाग जो है ज़्यादातर जो है, अब देखिए मशीन चलाने के लिए, बड़ी बड़ी मशीन चलाने के लिए बिजली की ज़रूरत है, कोयले की ज़रूरत है। भट्टी जब चलती हैं, भट्टियाँ जलती हैं, मशीन चलती है, स्टीम इंजन जब चलाने होते हैं उनके, तो कोयले की ज़रूरत पड़ती है। तो लोग बाग जो है जहाँ पर कोयला जहाँ पर ज़्यादा करीब मौजूद हो वहाँ पर अपनी इंडस्ट्रीज़ खोलते हैं। इंडस्ट्रीज़ यूजिंग कोल एज द एनर्जी सोर्स लोकेटेड नियर कोल माइंस। ये कह रहे हैं इंडस्ट्रीज़ वो जो कि अपना एनर्जी सोर्स कोल को यूज़ करते हैं एनर्जी सोर्स के लिए, एज अ कोल को जो है कोयले को एज अ एनर्जी सोर्स यूज़ करते हैं। मतलब अपनी मशीनें चलाने के लिए कोयले का इस्तेमाल करते हैं, तो वो कोल माइन के पास अपनी इंडस्ट्रीज़ खोलते हैं। एंड द इंडस्ट्रीज यूजिंग वाटर एज द सोर्स लोकेटेड देमसेल्फ अलॉन्ग द रिवर। और वो इंडस्ट्रीज़ जो कि बिजली बनाने के लिए या कुछ भी बनाने के लिए या अपने सोर्स क्या एनर्जी सोर्स बनाने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं, वो लोग कहाँ पर अपनी इंडस्ट्रीज़ खोलते हैं? रिवर के करीब खोलते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा क्या होता है कि विंडमिल लगा दिए जाते हैं समुद्रों में, जब ऊपर से या नदियों में, तो ऊपर से पानी जब गिरता है या पानी के बहाव से जब वो पंखे घूमते हैं तो उसमें बिजली पैदा होती है। वो बिजली जो है क्या होती है, फिर वो इकट्ठा कर ली जाती है, या कहीं पर इकट्ठा कर ली जाती है, या उसे स्टोर नहीं कर सकते तो उसे इधर उधर डायरेक्ट इंडस्ट्रीज़ में पहुँचा दी जाती है, जिससे हमारी मशीनें चल जाती हैं। बहुत तरीके हैं इसके यूज़ करने के, ठीक है, हमें इतना पता भी नहीं है, इतने तरीके हैं, बहुत टेक्नोलॉजी बढ़ गई है अब। वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। क्यों? वाटर इज़ अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द लोकेशन ऑफ एनी इंडस्ट्रीज़। ये कह रहे हैं जहाँ पर पानी मौजूद होता है ज़्यादातर लोग बाग वहीं पर अपनी इंडस्ट्रीज़ खोलते हैं।
आपने देखा होगा। क्यों? वाटर हैज़ मल्टीपल यूसेज इन द इंडस्ट्रीज़, क्योंकि वाटर के जो है अलग अलग इस्तेमाल होते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर। इट इज़ यूज एज कूलेंट एंड यूज़ फॉर ब्लीचिंग एक्सेट्रा। वाटर जो है हम कूलेंट के लिए और ब्लीचिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। कूलेंट मतलब ठंडा करने के लिए। हेंस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ अ सीरियस फैक्टर इन डिसाइडिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। इसलिए जो हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है बहुत ज़्यादा सीरियस फैक्टर है, वो डिसाइड करता है इंडस्ट्रीज़ की लोकेशन को। कभी कभी कूलेंट के लिए मतलब जब इंडस्ट्रीज़ जो है बहुत वहाँ पर गर्माहट होती है तो उसके लिए वाटर यूज़ किया जाता है कूलेंट के लिए, ठीक है, ठंडा करने के लिए या ब्लीचिंग करने के लिए। बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसमें पानी का भी इस्तेमाल होता है, ठीक है, वो मटेरियल बनाने के लिए। फिर यहाँ पर कैपिटल, द साइज़ एंड लोकेशन ऑफ एनी इंडस्ट्री इज़ लार्जली डिपेंडेंट अपॉन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ये कह रहे हैं अगर हम कैपिटल की बात करें, कैपिटल कहते हैं पैसा, कितना आप उसमें खर्चा लगा पा रहे हैं, कितना आप उसमें पैसा खर्च कर पा रहे हैं। तो ये कह रहे हैं किसी भी इंडस्ट्रीज़ का साइज़ और लोकेशन जो है किस पे डिपेंड करता है? पैसों पर, ठीक है, कि आपने कितना पैसा खर्च किया है। अगर आपकी कंपनी इंडस्ट्री बड़ी है तो यानी आपने पैसा ज़्यादा लगाया होगा, आपकी छोटी इंडस्ट्री है तो यानी आपने पैसा कम लगाया होगा। या आप ऐसी जगह पर इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं जहाँ पर आपके सारे रॉ मटेरियल मिल रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ की ज़मीन फिर महंगी मिलेगी जहाँ पर आपका कोयला मौजूद है, बिजली मौजूद है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन मौजूद है यानी रोड मौजूद है, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, मार्केट मौजूद है, तो उसके लिए फिर आपको पैसा दे देना पड़ेगा। देखिए आप, अगर आपने कभी सुना होगा या कभी देखा होगा कि अगर कोई इंसान कोई ऐसी सुनसान जगह पर जाके ज़मीन ले रहा है तो वहाँ की ज़मीन सस्ती मिलती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ना रोड है, ना गाड़ी है, ना इंसान है, ना दुकानें हैं, तो वहाँ पर ज़मीनें सस्ती मिलती है। मगर जब वहीं पर ज़्यादा आबादी होने लगती है तो लोग वहाँ की ज़मीनें महंगी हो जाती है। तो इसी तरह से कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा लगता है जब इंसान जो है अपनी लोकेशन और साइज़ को सेट करता है। लार्ज सम ऑफ मनी आर रिक्वायर्ड टू सेट अप एन इंडस्ट्रियल यूनिट, और इसीलिए जो इंडस्ट्रियल यूनिट को सेटअप करना पड़ता है उसके लिए हमें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है। मनी इज़ नीडेड फॉर परचेजिंग कॉस्टली मशीनरी एंड रॉ मटेरियल, और पैसे की ज़रूरत पड़ती है किस लिए? ज़्यादातर महंगी महंगी मशीनें और रॉ मटेरियल ख़रीदने के लिए, ठीक है। महंगी महंगी मशीनें तो ख़रीदनी पड़ेगी ना। अब इतनी बड़ी बड़ी मशीनें सस्ती तो आएगी नहीं, 3-4 हज़ार में भी नहीं आएगी, 3-4 लाख में भी नहीं आएगी। अब इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी जो है लाखों में आती हैं, 20-20, 40-40, 50-50 लाख, करोड़ रुपए की मशीनें आती हैं, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर मतलब मज़दूरों की मौजूदगी होना। अब पता चला आपने जो है ऐसी जगह इंडस्ट्री खोल ली जहाँ पर कोई मज़दूर ही नहीं पहुँच पा रहा है काम करने के लिए, तो आप क्या अकेले करेंगे वहाँ पर काम? नहीं कर पाएंगे ना। अब इतनी बड़ी इंडस्ट्री आपने खोल रखी है जहाँ पर कम से कम 100 लेबर तो चाहिए। मेरे हिसाब से छोटी से छोटी इंडस्ट्री है अगर कोई, ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात करूँ तो कम से कम 150, 250, 500 लेबर तो चाहिए होंगे काम करने के लिए, मज़दूर तो चाहिए होंगे, ठीक है। सारा काम मशीनें नहीं कर देती हैं, मशीनों को चलाने के लिए भी इंसान ही चाहिए, ठीक है। पहले इंसान उसे मशीन को चलाएगा तब मशीन काम करेगी। तो इसीलिए अवेलेबिलिटी बहुत बहुत ज़रूरी है लेबर की। अगर मज़दूर नहीं है वहाँ पर, आपने ऐसी जगह इंडस्ट्री खोल ली जहाँ पर वहाँ पर मज़दूर नहीं पहुँच पा रहे हैं काम करने के लिए, तो आपकी इंडस्ट्री कैसे काम करेगी, वहाँ पर कैसे चलेगी? तो वही कह रहे हैं, फॉर इंडस्ट्री लेबर इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर। जैसे हम सभी को पता है, मज़दूर जो होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, जो वर्कर होते हैं, जो लेबर होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है, इंडस्ट्री के लिए। देयर शुड बी ईजी, चीप एंड स्किल लेबर अवेलेबल फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेसेस। और अब देखो, मान लो 100 रुपये का सामान बन रहा है और आपने जो लेबर रखा, जो मज़दूर रखा, जो काम करने वाला रखा, वो 200 रुपये ले रहा है एक सामान बनाने के लिए, तो 200 रुपये आप उसे दे देंगे और 100 रुपये का वो बिकेगा सामान, तो आपका तो 100 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो हर इंसान चाहता है कि आसानी से लेबर मिल जाए, सस्ता थोड़ा लेबर मिल जाए और स्किल लेबर मिल जाए, जिसे मतलब काम करना आता हो। ऐसा ना हो वो आके मशीनें ख़राब और कर दे, काम बिगाड़ दे, ठीक है, इससे नुकसान होगा। The population residing in and around the raw material sources can be employed for unskilled activities in industries, but for machinery work there should be skilled labor available। ये कह रहे हैं जो हमारी पॉपुलेशन है, जैसे कि आप अगर यहाँ पर लिखा है द पॉपुलेशन रिसाइडिंग इन एंड अराउंड द रॉ मटेरियल, वो पॉपुलेशन जो हमारी इन और अराउंड द रॉ मटेरियल है, क्या है? सोर्सेज कैन बी एम्प्लॉयड फॉर अनस्किल एक्टिविटीज़। वो सारे लोग जो हैं हम अनस्किल एक्टिविटीज़ के लिए रख सकते हैं इंडस्ट्रीज़ में, बट फॉर मशीनरी वर्क देयर शुड बी स्किल लेबर। मगर जो हमारे मशीनरी वर्क हैं उसके लिए टैलेंटेड लोग ही चाहिए, टैलेंटेड पढ़े लिखे लोग होने चाहिए जिसे उस मशीन के बारे में पता है। अगर कोई ऐसा काम कर रहा है कि जैसे वेट लिफ्टिंग का काम, कि ये सामान उठा के वहाँ रखना, ठीक है, वहाँ से वहाँ पर रखना, कोयले तोड़ना, कोयले भट्टी में लगाना, भट्टी जलाना, आग लगाना, ठीक है, बिजली चलाना, ये बिजली खोलना, पानी चलाना, पानी छोड़ना, मतलब बहुत सारे काम हो सकते हैं, मैं इसे बता नहीं सकता आपको। तो इस तरह का काम तो इंसान जो पढ़ा लिखा ना भी हो, उसे 2-3 बार बता दोगे तो वो कर लेगा, ठीक है। मगर अगर आपको कोई हैवी और हाईली मशीनें चलानी है, बड़ी बड़ी
ठीक है। इतनी अब मशीनें इतनी हैवी होती हैं, इतनी हाईली उसमें टेक्नोलॉजी लगी होती है जो हर कोई इंसान नहीं चला सकता। जो उसके बारे में पढ़ा होगा, जिसने उसके बारे में सीखा होगा, ठीक है, वही चला सकता है। अगर कोई इंसान जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसे ऑन ऑफ का बटन नहीं पता है कि खोलना किससे है, चलानी किससे है, रोकनी किससे है, तो वो तो ख़राब हो जाएगी ना। तो उसके लिए स्किल लेबर चाहिए होते हैं मशीनरी वर्क के लिए। फिर है ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम की मौजूदगी ये भी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि देयर शुड बी अ गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम सो दैट द फाइनेंशियल गुड्स कैन बी ट्रांसपोर्ट टू द मार्केट इन टाइम। ये कह रहे हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना भी ज़रूरी है। पता चले आपने कोई ऐसी जगह इंडस्ट्री खोली जहाँ पर सड़कें ही नहीं हैं, मिट्टी की कीचड़ फाचड़ वाली सड़कें हैं, ठीक है, तो बरसात हो गई तो आप वहाँ से जा नहीं पा रहे हैं, ठीक है, यह सड़कें ही नहीं बनी हैं, जंगल हैं, बीच में ही सामान नहीं जा पा रहा, फंस गया इधर उधर सामान, सड़कें भी हैं तो ऐसी हैं जो टूटी फूटी हैं। तो ऐसा जगह देखनी पड़ती है जहाँ पर क्या हो, ट्रांसपोर्ट सिस्टम गुड हो, कि वो फिनिश गुड्स जो है टाइम से मार्केट में पहुंच जाए, ठीक है, टाइम टू टाइम मार्केट में पहुंच जाए। सम ऑफ द गुड्स आर पेरिशेबल इन नेचर लाइक मिल्क, वेजिटेबल एक्सेट्रा। जैसे कि कुछ गुड्स होते हैं बच्चों जो कि ख़राब हो जाते हैं। क्या पेरिशेबल मतलब ख़राब हो जाना, जैसे दूध है और वेजिटेबल हैं, सब्जियां हैं, फल हैं। आपने देखा होगा अगर कोई सब्ज़ी ऐसी है, अपने ही घर में आपने देखा होगा, अगर आलू है, प्याज है, लहसुन है, लहसन नहीं, या कुछ ऐसी सब्ज़ी ऐसी होती हैं बच्चों, जैसे कि मैं बात करूँ टमाटर हैं, आप 1 महीने टमाटर जो है अपने घर में कहीं भी रख दिए, 1 महीने बाद देखिएगा पूरा सड़ गया होगा, पूरा ख़राब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं, कुछ ऐसे सामान होते हैं जो ख़राब हो जाते हैं। तो अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर, जैसे अब मैं बात करूँ, कोई ऐसी इंडस्ट्री है जो कि ऐसे सामान जो है प्रोवाइड कर रही है, जैसे कि मिल्क है। अब कोई इंडस्ट्री जो है मिल्क प्रोवाइड करती है, ठीक है, वो मिल्क, जैसे हम अब हर जगह थोड़ी नहीं डेयरी पे हम जाते हैं कि दूध खरीदने और डेयरी से लाते हैं डोलची में, नहीं, ठीक है, बाल्टी लेके नहीं जाते हैं कि हम दूध खरीद के लिए आए। अब क्या होता है, दुकानों पर हमें पैकेट में दूध मिल जाता है, तो पैकेट में भी दूध जो है फ़ौरन के फ़ौरन बिक जाता है। आपने देखा होगा जो दुकान वाले होते हैं, शॉपकीपर होते हैं, वो इतने सारा दूध का पैकेट नहीं खरीदते कि वो ख़राब हो जाए, इतना ही खरीदते हैं कि वो बिक जाए, फिर अगले दिन दूसरा खरीद के लाते हैं, फिर वो भी बिक जाता है। एक साथ क्यों नहीं लाते? क्योंकि दूध जो है, वो मिल्क जो है वो ख़राब हो जाता है ज़्यादा दिन रखने पर, ठीक है, ज़्यादा दिन अगर हम उसे स्टोर करेंगे वो ख़राब हो जाएगा। तो अगर मैं किसी इंडस्ट्रीज़ से दूध के पैकेट खूब सारे भर के ला रहा हूँ, ठीक है, ट्रक ही ट्रक में जो है मिल्क के पैकेट लेके आ रहा हूँ, और जहाँ पर मुझे जाना था वहाँ पर जाने में मुझे 2 महीने हो गए, तो 2 महीने तक पहुँचते पहुँचते क्या होगा, वो सामान ख़राब हो जाएगा, दूध के पैकेट सारे ख़राब हो जाएंगे, सारा दूध फट जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, उससे नुकसान होगा। इसीलिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है ऐसा होना चाहिए जहाँ पर हम टाइम से पहुँच पाएँ मार्केट में और वो सामान बिक जाए। अगर नहीं बिकेगा, टाइम से नहीं पहुँच पाए, तो वो पहले ही ख़राब हो जाएगा, ठीक है। बिफोर दे गेट पेरिश दे हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड टू मार्केट, और वो ख़राब हो उससे पहले हमें उसे मार्केट में पहुंचा दें। एंड दिस इज़ पॉसिबल ओनली विद द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, और ये जब ही हो सकता है जब हमारी सड़कें अच्छी हों, हमारी रोडवेज़ रेलवेज़ जितने भी हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैं वो अच्छे हों, बेहतर हों। वरना अगर हम जो है नाव से जाने लगे तो हम पहुँच गए, ठीक है, या पैदल जाने लगे या बैलगाड़ी से जाने लगे तो पहुँच गए, फिर तो हमारा सामान ख़राब हो जाएगा जाते जाते। फिर है अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट, मार्केट की अवेलेबिलिटी होना। देयर शुड बी अ मार्केट अवेलेबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग मैन्युफैक्चरिंग गुड्स इन द मार्केट। ये कह रहे हैं ट्रांसपोर्टिंग मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है उसे मार्केट में पहुंचाने के लिए मार्केट की ज़रूरत भी तो होनी चाहिए। अब कहाँ पर आप बेचेंगे उस सामान को, कहाँ पर पहुंचाएंगे? जब कोई मार्केट ही नहीं है तो वहाँ पर पहुंचाएंगे कहाँ पर? कौन खरीदेगा, कौन बेचेगा? तो ये कह रहे हैं मार्केट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द इंडस्ट्रीज विच प्रोड्यूस पेरिशेबल आइटम। मार्केट जो कि उसके लिए, जो कि पेरिशेबल आइटम बनाती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है उस इंडस्ट्रीज़ के लिए। जैसे बिकॉज सच आइटम गेट स्पॉइल्ड इफ़ नॉट सप्लाइड इमीडिएटली टू द मार्केट। क्यों? क्योंकि ऐसे आइटम फ़ौरन के फ़ौरन ख़राब हो जाते हैं जो कि अगर मार्केट में ना पहुँचाए गए। अब देखो क्या होता है, अगर मैं कुछ ऐसे मटेरियल हैं जो कि ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे मटेरियल जो ख़राब हो जाते हैं, अगर मैं उन्हें 4-5 दिन लगा दूँ पहुँचने में और वो मटेरियल अगर 1 दिन में ख़राब हो जाता हो तो हम कैसे पहुँचाएंगे? ठीक है, अगर मैं मान लो मेरी इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जहाँ से ये मान लो यहाँ पर एक इंडस्ट्री है, यहाँ पर एक मार्केट है, यहाँ इंडस्ट्री से इस मार्केट में जाने में 5 दिन लगते हैं, ठीक है, और मैंने एक ऐसा सामान बनाया है, यानी ये इंडस्ट्री ऐसा सामान बनाती है जो 1 दिन बाद 3 दिन बाद ख़राब हो जाता है, यानी 3 दिन के अंदर अंदर इस्तेमाल करना होता है। तो हम जाते जाते ही वहाँ पर पहुँचते ही 5 दिन हो जाएंगे, यानी सामान ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए मार्केट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए उस इंडस्ट्री के पास। मतलब अगर कोई इंडस्ट्री ऐसा सामान बना रही है जिसका सामान ज़्यादा दिन तक ना टिके, ज़्यादा दिन तक ना चलता हो और वो जल्दी ही ख़राब हो जाता हो या जल्दी ही उसे इस्तेमाल करना होता हो, तो वो चाहेगी कि हमारी इंडस्ट्री वहाँ खुले जहाँ पर मार्केट मौजूद हो, जहाँ पर हम उसे जल्द से जल्द बेच दें, ख़राब होने से पहले उसे बेच दें, ख़राब होने से पहले लोग बाग उसे इस्तेमाल कर लें। वैसे 2 दिन में 3 दिन में ऐसा कोई सामान ख़राब नहीं होता है, तब भी मैं आपको समझा रहा हूँ एग्जाम्पल देके, ठीक है।
फिर है हमारा इंडस्ट्रियल सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सिस्टम यानी इंडस्ट्रीज़ का सिस्टम। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर इंडस्ट्रियल सिस्टम में, देयर इज़ अ सिस्टम इन द लोकेशन डेवलपमेंट एंड द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री। ये कह रहे हैं हर चीज़ का सिस्टम यानी जो इंडस्ट्री है उसके लोकेशन का, डेवलपमेंट का, उसके ग्रोथ का, इंडस्ट्री के ग्रोथ का, उसके डेवलपमेंट का, उसके लोकेशन का, यानी इंडस्ट्रीज़ के लोकेशन, इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट और इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ, इन तीनों चारों चीज़ें जितनी भी चीज़ें होती है सबका क्या होता है, एक सिस्टम होता है। इन द सेम वे एज इन एग्रीकल्चर, जैसे कि एक एग्रीकल्चर में होता है, खेती बाड़ी में। इट ऑल्सो हैज़ 3 इंडिपेंडेंट विंग्स सच एज इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। ये कह रहे हैं जैसे हमारा एग्रीकल्चर होता है, एक तरीका होता है, उसमें पहले हम तरीके से क्या करते हैं, पहले ज़मीन को अच्छा करते हैं, उसमें पानी डालना, खाद डालना, फिर बीज डालना, बीज के बाद क्या करना, उसमें पानी डालते रहना लगातार, मतलब एक तरीका होता है जिस तरीके से हम क्या करते हैं, खेती करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारा इंडस्ट्रीज़ का काम होता है, अलग अलग स्टेप्स होते हैं। तो इसमें बताया इट ऑल्सो हैज़ 3 इंडिपेंडेंट विंग्स, इसमें 3 इंडिपेंडेंट विंग्स होती हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती, जैसे कि इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। 3 स्टेप होते हैं इसमें, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। जैसे हमने कंप्यूटर में पढ़ा होगा आपने कभी कि इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, अगर मोबाइल में हम कोई क्वेश्चन गूगल पे पूछते हैं तो वो क्वेश्चन हमने उसे इनपुट दिया, फिर वो प्रोसेस करता है, वो क्वेश्चन सर्च करता है यानी उस पर काम कर रहा होता है, फिर उसके बाद वो आउटपुट देता है यानी हमें रिजल्ट देता है। इसी तरह से हमारी इंडस्ट्रीज होती हैं, पहले हम उसमें इनपुट देते हैं जो हमारा रॉ मटेरियल होता है, फिर उसके ऊपर प्रोसेस किया जाता है यानी उसे रॉ मटेरियल पर काम किया जाता है, फिर उसे अच्छा प्रोडक्ट बना के सही करके जैसे हमें इस्तेमाल करना होता है वो प्रोडक्ट बना के, फिनिश प्रोडक्ट बना के उसे वो हमें रिजल्ट देता है यानी हम उसे कहते हैं आउटपुट। In any industry, the input include the raw material, source of power, cost of land and infrastructure, लेबर एंड ट्रांसपोर्ट। ये कह रहे हैं किसी भी इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो जो हमारा इनपुट होता है उसमें क्या क्या आता है, रॉ मटेरियल आता है, ठीक है, सोर्स ऑफ पावर, पावर कहाँ से मिल रही है वो, पैसा ज़मीन का, इंफ्रास्ट्रक्चर का कि जो आपने कभी इंडस्ट्री जब खरीदी होगी उसका पैसा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा यानी जो उसमें लगाया होगा, उसे बनाया होगा इंडस्ट्री को, ठीक है, जो मज़दूर हैं, जो लेबर हैं, जो एम्प्लॉई हैं उनका पैसा, ट्रांसपोर्ट का पैसा, ये सारी चीज़ किस में आ जाती है, इनपुट में। यानी इनपुट वो सारी चीज़ है, इनपुट वो सब चीज़ जो कि हम इंडस्ट्री में अपनी तरफ से अभी लगा रहे हैं। क्या, अगर आप कोई इंडस्ट्री खरीदते हैं या इंडस्ट्री चलाते हैं, जैसे कि अगर आप कोई दुकान ही खरीदते हैं या दुकान ही चला रहे हैं, तो सबसे पहले आप जो है, अगर आपने पैंट की दुकान खरीदी तो या पैंट की दुकान खोली तो पैंट खरीदने के लिए पहले आपको अपना पैसा खर्च करना पड़ता है। जैसे 2000 की पैंट लाए तब हम 2500 की बेचते हैं, 3000 की बेचते हैं, तब फ़ायदा होता है, मगर पहले क्या करना होता है, उससे पहले हमें अपना पैसा खर्च करना होता है, लगाना होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इनपुट। तो इसी तरह से हर इंडस्ट्रीज़ में ये जो हमारा लेबर, ट्रांसपोर्ट, ये सब है, ये क्या है, इसके लिए जो हम अपना पैसा खर्च कर रहे हैं या हम ये सारी चीज़ें जो मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, ये क्या होता है, इनपुट होता है। उसके बाद है प्रोसेस। द प्रोसेस इंक्लूड ऑल द मेथड एंड टेक्निक विद द हेल्प ऑफ विच द रॉ मटेरियल इज़ कन्वर्टेड इनटू यूजफुल एंड वैल्यूएबल फिनिश प्रोडक्ट। ये क्या है, प्रोसेस वो सारे मेथड, वो सारी टेक्निक होती है जिसकी मदद से हम रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर देते हैं यूजफुल और वैल्यूएबल फिनिश प्रोडक्ट में, फिनिश गुड्स में बदल देते हैं। ठीक है, द आउटपुट्स आर द एंड प्रोडक्ट एंड द प्रॉफिट्स अर्न आफ्टर इट्स सेल इन द मार्केट। ये कह रहे हैं आउटपुट जो है हमारा आखिर का प्रोडक्ट होता है, जैसे कि मैंने प्लास्टिक ली, प्लास्टिक हमारा रॉ मटेरियल हो गया, वो हमारा हो गया इनपुट। फिर उसके बाद जो काम चलता रहेगा प्लास्टिक के, मैं खिलौने बना रहा हूँ, तो खिलौने जब तक बन रहे हैं, जब तक वो पूरा प्रोसेस कहलाता है, यानी उस पर काम जो हो रहा है। फिर उसके बाद हमारा एक खिलौना निकल के आया, एक टॉय बाहर निकल के आया, वो हमारा हो गया आउटपुट यानी रिजल्ट, या उससे मैंने फिर जो सामान, वो सामान बेचा तो उसके जो मुझे पैसे मिले वो हमारा क्या हुआ, आउटपुट हुआ। तो ये हो गया हमारा पूरा इंडस्ट्रियल सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर अभी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है, एग्जाम्पल देखिए। फॉर एग्जाम्पल इन अ कॉटन टेक्सटाइल मिल, जैसे कि मैं अगर एक एग्जाम्पल बताऊँ आपको कॉटन टेक्सटाइल मिल की, जहाँ पर कॉटन की टेक्सटाइल हो यानी कॉटन का सामान बनता हो, कपड़े बनते हैं मेनली। ठीक है, द मेन इनपुट आर कॉटन, उसमें इनपुट क्या होता है, कॉटन होता है। इनपुट क्या होता है, कॉटन, जो हम कॉटन देते हैं उसे, जिससे हम सामान बनाते हैं, कॉटन डालते हैं हम मशीन में। फिर क्या होता है, ह्यूमन लेबर एंड द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग अ फैक्टर एंड इट्स ट्रांसपोर्ट। ये सब क्या है हमारा, ये सब क्या हो जाता है, ये आ जाता है हमारा इनपुट में। जैसे हम उसमें जो ह्यूमन लेबर हैं, जो काम करने वाले हैं, जो जिस पर काम किया जा रहा है, यानी जो कॉटन है, जो पैसा खर्च हो रहा है उस फैक्टर को बनाने में, उस फैक्ट्री को बनाने में, या ट्रांसपोर्ट इधर से उधर सामान लाने में। अब कॉटन लाए होंगे उसमें भी पैसा खर्च हुआ होगा, ठीक है, ले जाएंगे बेचने के लिए सामान, वो भी पैसा खर्च होगा, तो वो क्या हो गया हमारा, ये सब हो गया हमारा इनपुट में। फिर उसके बाद द प्रोसेस इन्वॉल्व इन अ कॉटन टेक्सटाइल मिल्क आर गिनिंग ऑफ कॉटन, स्पिनिंग ऑफ थ्रेड, वीविंग, डाइंग एंड प्रिंटिंग ऑफ क्लोथ। अब क्या होगा, कॉटन लाए, अब कॉटन का फिर गिनिंग करेंगे, उसे साफ़ करेंगे, उसे, कॉटन क्या होता है, जब हम अगर
कॉटन कहीं से लाते हैं तो वो अच्छी तरीके से नहीं होता है। ऐसा नहीं होता डायरेक्ट कपड़े बनाए और सिल के पहना दिए, नहीं, पहले उसके धागे बनाए जाएंगे, उसे स्पिनिंग करी जाएगी, थ्रेड बनाया जाएगा, थ्रेड बना के उसे बुना जाएगा, फिर उस बुन के मतलब कपड़ा बनाया जाएगा, उसके बाद कपड़े की प्रिंटिंग की जाएगी, उस पर फूल पत्ती जो भी डिज़ाइन दिया जाएगा वो दिया जाएगा, उसके बाद डाई भी की जाएगी यानी उस पर कलर किया जाएगा। ये सारा काम आ जाएगा प्रोसेस में। उसके बाद द आउटपुट इज़ द गारमेंट मेड फ्रॉम फिनिश कॉटन क्लोथ। आउटपुट क्या होगा, उससे जो फिर कपड़ा बना दिया जाएगा जो कि हमें बस मार्केट में बेच देना होगा, वो क्या हो जाएगा, हमारा आउटपुट हो जाएगा। इंडस्ट्रियल रीजन, इंडस्ट्रियल रीजन क्या होता है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन टुक प्लेस इन द 18 एंड 19 सेंचुरी। अगर हम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की बात करें तो वो हमारा 18 और 19 सेंचुरी में हुआ, मतलब इंडस्ट्रीज़ की जो शुरुआत हुई वो 18 से 19 सेंचुरी में शुरू हो गया था, यानी 18 और 19 सेंचुरी में इंडस्ट्रीज़ बनना शुरू हो गई, हर कोई इंडस्ट्रीज़ बनाना शुरू कर दी, अलग अलग जगह पर इंडस्ट्रीज़ डेवलप होने लगी। इट वॉज द टाइम व्हेन मेजर चेंजेस टुक प्लेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्टेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये कह रहे हैं ये वो समय है 18 और 19 सेंचुरी की बात करें जब हमारी इंडस्ट्रियल रीजन शुरू हो गया था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू हो गया था। तो ये वो ज़माना है जब हमारे मेजर चेंजेस आ रहे थे एग्रीकल्चर में, मैन्युफैक्चरिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में, टेक्नोलॉजी में, मतलब काफ़ी बदलाव आ रहा था। द होल पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड चेंज आफ्टर दिस रिवोल्यूशन। और हमारे पूरे दुनिया की, पूरे वर्ल्ड की पिक्चर जो है ऐसा लगता है कि तस्वीर उसकी चेंज हो गई है। इट स्टार्टेड इन ब्रिटेन, सबसे पहले स्टार्ट हुआ था ब्रिटेन में, विच सब्सिक्वेंटली स्प्रेड इन द होल वर्ल्ड, वेस्टर्न यूरोप। अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये जो इंडस्ट्रियल रीजन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो हमारा स्टार्ट हुआ था वो ब्रिटेन में स्टार्ट हुआ था, उसके बाद ये हल्के हल्के करके पूरे वेस्टर्न यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, जापान एक्सेट्रा, ठीक है, वर्ल्ड वेस्टर्न, पूरे होल वर्ल्ड, वेस्टर्न यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में, जापान में, हर जगह हल्के 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 करके फैलता चला गया। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉमा है, ये फुल स्टॉप नहीं है। उसके बाद नॉर्थ, यहाँ पर लिखा है नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए। पहले हम क्या पढ़ेंगे, नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए दिस इंक्लूड द, यहाँ पर देखिए दिस इंक्लूड द नॉर्थ ईस्टर्न यूएस एंड सदर्न क्या साउथ ईस्टर्न कनाडा। नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए में क्या क्या आ रहा है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में क्या क्या आ रहा है, नॉर्थ ईस्टर्न यूएस, ठीक है, और साउथ ईस्टर्न कनाडा, ये वाली जगह आ रही हैं। ऑल्सो कॉल्ड एज नॉर्थ अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग बेल्ट, इसे हम नॉर्थ अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग बेल्ट कहते हैं। यानी हम रीजन बता रहे हैं जहाँ जहाँ पर हमारा इंडस्ट्रियल रीजन है। नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए में कौन सा इंडस्ट्रियल रीजन है, एक तो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न यूएस है और एक हमारा साउथ ईस्टर्न कनाडा है, जिसे हम नॉर्थ अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग बेल्ट भी कहते हैं। इंडस्ट्रियल रीजन, इंडस्ट्रियल रीजन मतलब वो जगह के बारे में बात कर रहा हूँ अब। फिर आया हमारा वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ये भी हमारा क्या है, इंडस्ट्रियल रीजन है। यहाँ यानी यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ पाई जाती हैं, यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ बनी हुई हैं, यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ मौजूद हैं, इसलिए तो मैं इंडस्ट्रियल रीजन में इन सब रीजन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ देखिए इट इज़ लोकेटेड इन नॉर्थ साउथ पैटर्न फ्रॉम स्कॉटलैंड थ्रू इंग्लैंड। ये हमारे नॉर्थ साउथ पैटर्न में लोकेटेड हैं, फैली मतलब मौजूद हैं हमारी स्कॉटलैंड से लेकर इंग्लैंड तक, ठीक है, फ्रॉम स्कॉटलैंड थ्रू इंग्लैंड थ्रू द माउथ ऑफ द राइन रिवर वैली। जो हमारा राइन रिवर वैली है वहाँ के मुँह, उसके माउथ से लेकर पासिंग थ्रू जर्मनी एंड फ्रांस, जर्मनी से भी पास होती हुई फ्रांस तक, टू नॉर्थन इटली तक, नॉर्थन इटली तक, मतलब इन जगहों पर हमारी इंडस्ट्रीज़ मौजूद हैं। ये हमारा इंडस्ट्रियल रीजन में आता है। उसके बाद ईस्टर्न यूरोप में देखें तो दिस इंक्लूड द रशिया यूक्रेन रीजियन, यानी रशिया वाला। ईस्टर्न यूरोप की अगर बात करूं, हमारा पूरा ईस्टर्न यूरोप जो है उसके अंदर रशिया यूक्रेन, ठीक है। मॉस्को हैज़ द एडवांटेज ऑफ स्किल लेबर, मॉस्को के पास स्किल लेबर के एडवांटेज है, लार्ज मार्केट है वहाँ पर, गुड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ हैं उसके पास। ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन हैज़ द बेनिफिट ऑफ रिच कोल डिपॉजिट, और जो हमारा ईस्टर्न पार्ट यूक्रेन का है वहाँ पर क्या फ़ायदा है कि उसके पास रिच डिपॉजिट में कोल है, उसके पास कोयला मिल जाता है, जो कि हमारा क्या एनर्जी का एक सोर्स है इंडस्ट्री के लिए। द कुज़नेटिस्क बेसिन इज़ द चीफ इंडस्ट्रियल रीजन टू द ईस्ट ऑफ द यूरल्स। और अगर हम यूरल्स के ईस्ट अगर बात करें तो वहाँ पर कुज़नेटिस्क बेसिन है जो कि चीफ इंडस्ट्रियल रीजन माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी हमारा इंडस्ट्रियल रीजन में आता है। इंडिया की बात करते हैं तो इन इंडिया द मेन इंडस्ट्रियल रीजन आर मुंबई पुणे और क्लस्टर, मुंबई पुणे क्लस्टर जो हमारा है, ठीक है, ये, और बेंगलोर तमिलनाडु रीजन, और हुगली रीजन, अहमदाबाद बड़ौदा रीजन, और छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, और विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट, और गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन, एंड द कोलम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर। ये इंडिया के अलग अलग जगह के मैंने नाम बताए जहाँ पर हमारा इंडस्ट्रियल रीजन है, जहाँ पर हमारी इंडस्ट्रीज मौजूद हैं। फिर नेक्स्ट पेज पर पेज नंबर 132 ओपन कर लिए। यहाँ पर ये हमारा पेज नंबर 132 है, ठीक है। टॉप पर देखिए
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज़ इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में मेजर इंडस्ट्रीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन, हम मेजर इंडस्ट्रीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। अब जैसे हमने अभी पढ़ा है उसी हिसाब से हम यहाँ पर अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करेंगे और पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ इंडिया के बारे में नहीं। पहले यहाँ देखिए आयरन एंड स्टील, टेक्सटाइल एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर द मेजर इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड। अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड में तो जो हमारी मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी है, आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ में क्या है, सारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली, IT सॉफ्टवेयर वाली, ठीक है, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, कैमरा, ये सब, ठीक है, सब चीज़ आ जाती हैं इसमें। वाइल आयरन एंड स्टील आर ओल्ड, अगर हम बात करें तो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ हमारी पुरानी इंडस्ट्री है, बहुत पहले से चल रही है। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इज़ अ न्यू इंडस्ट्री, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है ये हमारी नई इंडस्ट्री है, मतलब ज़्यादा पुरानी नहीं है, पुरानी ये भी है मगर इतनी पुरानी नहीं है कि अगर हम आयरन और स्टील इंडस्ट्री की बात करें तो सबसे शुरुआती ही इंडस्ट्री हमारी यहीं से हुई थी, ठीक है, आयरन और स्टील से ही। अ न्यू इंडस्ट्री इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ सनराइज इंडस्ट्री, ये कह रहे हैं सनराइज इंडस्ट्री किसे कहते हैं, नई इंडस्ट्री, जो कि नई इंडस्ट्री बनी हो, ठीक है। तो हमारी इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी क्या है, ये हमारी न्यू इंडस्ट्री है, तो यानी हम इसे सनराइज इंडस्ट्री भी कह सकते हैं। वाइल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज़ मेनली लोकेटेड इन जर्मनी, द USA, चाइना, जापान एंड रशिया। और यहाँ पर है टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज़ मेनली लोकेटेड इन इंडिया, हांगकॉन्ग, साउथ कोरिया, जापान। मेजर हब्स ऑफ IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर द सिलिकॉन वैली ऑफ कैलिफोर्निया एंड बेंगलुरु इन इंडिया। ये कह रहे हैं अगर हम आयरन और स्टील इंडस्ट्री की बात करें तो वो कहाँ पर मेनली ज़्यादातर कहाँ पर मौजूद है, जर्मनी में है, USA में है, चाइना में है, जापान में और रशिया में। और अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें वो कहाँ पर है, इंडिया में है, हांगकॉन्ग में है, कहाँ पर, इंडिया, हांगकॉन्ग, साउथ कोरिया, जापान में, ठीक है। और मेजर हब्स ऑफ IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, यानी IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर द सिलिकॉन वैली ऑफ कैलिफोर्निया और बेंगलुरु इन इंडिया। कहाँ पर, कैलिफोर्निया का सिलिकॉन वैली जो है और इंडिया का जो बेंगलुरु है, ये क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा मेजर हब्स है, ठीक है। मतलब ज़्यादातर यहाँ पर हमारी ये IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो इंडस्ट्री IT बेस यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्रीज जो हैं वो कहाँ पर है, मेनली जो मानी जाती है वो सिलिकॉन वैली ऑफ कैलिफोर्निया और बेंगलुरु इन इंडिया। उसके बाद है यहाँ पर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ठीक है। फिर यहाँ पर आयरन और स्टील इंडस्ट्री के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स ऐसा करेंगे, हम इसे अभी डिस्कस नहीं करते हैं, हम इसे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर अपना पार्ट कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो हमारा ये पार्ट कौन सा था बच्चों, हमारा ये पार्ट था 9। कौन सा पार्ट था, पार्ट 9 था। तो हम यहाँ पर लिख देंगे पार्ट 9 कंप्लीटेड, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या हो गया, पार्ट 9 कंप्लीटेड, यहाँ पर लिख लिए पार्ट 9 कंप्लीटेड। और नीचे क्या लिखना है हमें, पार्ट 10 स्टार्टेड। यहाँ हमारा पार्ट 9 कंप्लीट हो गया और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से हमारा पार्ट 10 स्टार्ट होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे पार्ट 10 स्टार्टेड, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर लिख लिए पार्ट 10 स्टार्टेड, जो कि हम नेक्स्ट टाइम करेंगे जब हम पार्ट 10 की वीडियो बनाएंगे। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है पार्ट 10 में, देखिए यहाँ पर पढ़ना है हमें आयरन और स्टील इंडस्ट्री के बारे में, ठीक है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, प्रोसेसिंग के बारे में, लोकेशन के बारे में, और इंडिया के अंदर पढ़ेंगे हम, ठीक है, इंडिया के अंदर आयरन और स्टील इंडस्ट्री के बारे में, ठीक है, इंडिया के अंदर कहाँ पर है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर हमारा दूसरा क्या है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और फिर हमारा बचेगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज जो होती हैं हमारी IT इंडस्ट्रीज़, ठीक है। उसके बाद हमारी फिर एक्सरसाइजेज हैं, ये सब हमें किस में करना है, ये पार्ट 10 में करना है, ठीक है। ये सारा चीज़ें हमें किस में करना है, पार्ट 10 में करना है। आज हमारा क्या हुआ, पार्ट 9 कंप्लीट हो गया हमारा। कहाँ पर हुआ, पेज नंबर 132 पर। यहाँ पर हमारा टॉप पर क्या कंप्लीट हुआ है, पार्ट नंबर 9 कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे पार्ट नंबर 10 स्टार्टेड, ठीक है। इसके कंटेंट पे आइए जल्दी से, इसका कंटेंट देखिए। यहाँ पर जैसे कि हमने अभी आपको बताया था कंटेंट में हमारा यहाँ पर ज्योग्राफी में ये पार्ट 9 में स्टार्ट हुआ इंडस्ट्रीज़, और पार्ट 10 भी हमारा इसमें होगा, तो हम पार्ट 10 में ये ख़त्म कर देंगे। तो पार्ट 9 कंप्लीट, अब हमारा बाकी क्या रह गया, पार्ट 10, जो कि हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जितना हमने पढ़ा दिया है वो आप अच्छे से पढ़ लिए। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।